डीएनए सीक्वेंसिंग यानी डीएनए को सीक्वेंस करने का एक मेथड। डीएनए को सीक्वेंस किया था सेंगर और निकोलसन ने। सेंगर और निकोलसन जो थे ये अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने अपनी अपनी डिस्कवरीज की थी अलग अलग जगह पर। लेकिन फाइनल जब उन्होंने रिसर्च उन लोगों ने पब्लिश किया तब फिर उनको पता चला कि सेंगर भी कर रहे थे इसी पर वर्क और निकोलसन भी वर्क कर रहे थे और मैक्सम और गिलबर्ट ने भी किया था। लेकिन उनका जो मेथड था केमिकल डिग्रेडेशन मेथड था और जो सेंगर और निकोलसन थे वो चेन टर्मिनेशन मेथड पर काम कर रहे थे। और लेकिन जो मैक्सम और गिलबर्ट थे वो भी वर्क कर रहे थे केमिकल डिग्रेडेशन मेथड पर। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड आगे चल के अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि केमिकल के यूज़ की वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे थे, जैसे कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट आ रहे थे, तो इसलिए उनका जो वर्क था वो अच्छे से। लेकिन जो सेंगर और निकोलसन थे उनका वर्क अच्छा था, चेन टर्मिनेशन मेथड था जिसकी वजह से वो लंबा पब्लिश हुआ। उसमें ऐसा यूज़ हुआ था कि बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ हुई थी, जैसे सीटीएम रिक्वायर्ड था। सीटीएम यानी कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राइमर M13 वेक्टर जो यूज़फुल होते हैं। डीएनटीपीज यूज़ किया उन्होंने। डीएनटीपीज यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइओस फॉस्फेट और इसी के सारे न्यूक्लियोटाइड के सारे ग्रुप एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड डीऑक्साइड। डीडीएनटीपीज क्या होता है? डीडीएनटीपीज होता है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइओस फॉस्फेट। ये क्या होता है? एक सीक्वेंस को स्टॉप करने का मेथड है। डीडीएनटीपीज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइओस फॉस्फेट जहाँ भी लग जाता है वो फर्दर डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। ये सिंथेसिस होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की, उसमें क्या क्या लगता है और कैसे होता है यहाँ पे हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डीएनए सीक्वेंस पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अननोन सीक्वेंस है, एक हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्टेड बाय एडिंग द एंजाइम प्लस ईच ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड्स। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैंड सिंथेसिस करने के लिए ऐड करेंगे एंजाइम और उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एंजाइम लेंगे और अलग अलग 4 न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे। इन एडिशन of single modified nucleotide DDNTPs is also included in the reaction expenditure। जो एडिशन करेंगे हम लोग सिंगल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स का, उसमें DDNTP भी इंक्लूड रहेगा रिएक्शन एक्सपेंडिचर में। ये क्या करेगा कि जो DDNTPs होता है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब शुगर से हटता है तभी तो नए बॉन्ड आके उससे जुड़ते हैं, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं होगा तो उससे जुड़ेगा कैसे कोई नया न्यूक्लियोटाइड। और जब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा नहीं तो आगे जो चेन होगी फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट की, वो स्टॉप हो जाएगी, यानी आगे डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो DDNTPs जो है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है फर्दर डीएनए की सिंथेसिस को। अब चलिए पता करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि डीएनए के सीक्वेंस क्या है। शुगर आएगा है ना, दैट्स वाई इट्स ब्लॉक फर्दर सिंथेसिस। 4 सेपरेटेड रिएक्शंस रिजल्ट इन 4 फैमिली ऑफ टर्मिनेटेड स्ट्रैंड्स। हम लोग एक अननोन डीएनए सीक्वेंस लेंगे, अननोन डीएनए सीक्वेंस। इसमें हमें पता नहीं है कि यहाँ पे A है कि T है कि G है, क्या आ रहा है, हम लोगों को ये कुछ भी पता नहीं है। हमें पता करना है कि इस डीएनए के सीक्वेंस में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पता करते हैं। सब अलग अलग 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, यहाँ पे अलग अलग 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम लोग इन डीएनए के अननोन सीक्वेंस को डालेंगे और DDATPs डालेंगे, एक में DDGTP डालेंगे, एक में DDCTP डालेंगे, एक में DDTTPs डालेंगे। ये क्या करेगा कि ये रिएक्शन को फर्दर स्टॉप कर देता है। आप देखिए एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैसे मतलब स्टॉप कैसे करता है ये DDCTP या TTPs कैसे रिएक्शन स्टॉप करते हैं। एक हम नोन सीक्वेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे सीक्वेंस ले लेते हैं AGCT
ACGT। यहाँ पे मतलब एक नोन सीक्वेंस है, एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब ये अननोन सीक्वेंस है, इसको थोड़ा सा साइड में रखिए और ये एग्जाम्पल से समझिए कि ये फर्दर DDTPs स्टॉप कैसे करता है फर्दर सिंथेसिस को, ये बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लिया है हमने, जैसे ये एक DNA सीक्वेंस है AGCT। ठीक है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक नोन सीक्वेंस लिया है DNA का, यहाँ पे A लिया है, G लिया है, CTACGT। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग रिएक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने एक इस टेस्ट ट्यूब में इस वाले सीक्वेंस को डाला, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे इसकी रिएक्शन स्टॉप कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको डाल देंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, ये इसके सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे ये जो DDATPs है, ये क्या करेगा, T की जगह पे स्टॉप करेगा सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक T है और यहाँ पे एक T है, तो या तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, या तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी फर्दर सिंथेसिस DNA की। तो दो पॉसिबल इवेंट्स हैं इसके। ठीक है, और GTP की बात करें तो यहाँ पे अगर GTP डाला हमने और GTP में या तो ये इस C के स्टॉप हो जाएगी, या तो यहाँ पे इस C पे स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन। इसके भी दो पॉसिबल इवेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे DDCTPs हमने अगर डाल दिया तो इसके भी दो जगह हैं, या तो इस जगह पे स्टॉप हो जाएगी सिंथेसिस, या तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें है, यहाँ पे DDTTPs है, या तो रिएक्शन यहाँ इस ए पर स्टॉप हो जाएगी, या तो इस ए पर स्टॉप हो जाएगी। इसके भी दो पॉसिबल इवेंट्स हैं। ठीक है, सबके दो दो पॉसिबल इवेंट्स हैं। ऐसा इसमें हो गया, कोइंसिडेंस था, बट हर जगह दो जगह स्टॉप हो ऐसा नहीं होता है। अगर एक जगह भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकता है, और तीन जगह कहीं भी पॉसिबल इवेंट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अननोन सीक्वेंस को। अननोन सीक्वेंस ये हमने लिया और इसको यहाँ पर डाला, इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला। अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि कैसे इसका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हमको इनके पोर्शंस लेंगे, सभी के, एक इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसके भी DNA सबके ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो वेल्स आते हैं, जैसे इस वेल्स में हम लोग प्लेस कर दिया, इसको यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, सारे DNA के सीक्वेंस हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे होता है, यहाँ पे नेगेटिव एंड, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है। यहाँ पे जो DNA ये मूव करेगा अपने पॉजिटिव साइड पे इस तरीके से, तो सब में मूव हो जाएगा ऐसे नीचे ऊपर, जहाँ पे भी जिस अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार DNA जो है वो मूव कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये जो नीचे है, यहाँ पे सीक्वेंस पड़े हुए हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में AGCT। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रैंड्स, यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड जो था वो सबसे पहले सबसे नीचे आ गया है, यानी इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, तभी तो स्मॉल एक फ्रेगमेंट है, ये एकदम स्मॉल फ्रेगमेंट है ये, तभी तो हमें पता चला कि ये सबसे नीचे आ गया है। तो सबसे नीचे आ गया है तो इसको क्या बोलेंगे, DDA है ये। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग ऊपर चलते जाएंगे, जैसे ये DDA है, और उसके बाद फिर ये वाला देखेंगे, ये, और यहाँ पे ये है A सीक्वेंस हमारा नोन हो गया, तो फिर यहाँ पे A नोट कर लेंगे, फिर DDG है यहाँ पे ये, और फिर उसके बाद AGDD, फिर ये किस में आया, C में आया, तो C यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये वाला सीक्वेंस, फिर यहाँ से नोन हो गया, A नोन हो गया, G हो गया, C हो गया, DDT, ये किस में आया, T में आया, तो T नोट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग फर्दर ऊपर तक करते चले जाएंगे कि कौन सा किस में सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ये जो सीक्वेंस निकला है, ये क्या लग रहा है, जो अननोन सीक्वेंस था वो हम लोगों ने ले लिया, नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यानी कि इसका हम लोग जब एक्चुअल सीक्वेंसिंग करेंगे इसकी बेस पेयर की, तो ये है एक्चुअल DNA सीक्वेंसेस का, ये इसको हमने फिर से फर्दर, ये निकला है AGCTTGCATCGA, इसको हम लोग फर्दर एक्चुअल DNA सीक्वेंस करेंगे, TCGAAGTAGCT,
ये है एक्चुअल डीएनए सीक्वेंस। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने ये रन कराए हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स के, इससे हमें ये पता चल गया कि इस अननोन सीक्वेंस में कितने बेस पेयर्स थे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेस पेयर्स थे। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि 11 बेस पेयर थे। और इसमें एक और बात होती है कि कोई भी जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है। कभी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सीक्वेंसिंग करनी होती है तो उसमें ये होता है कि वो ओवरलैप नहीं करता है। ये वाला डीएनए सीक्वेंस ये नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे ये नहीं कि बराबर में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। डीएनए सीक्वेंस को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और सेंगर और निकोलसन को हम लोग याद रखेंगे कि इन्होंने चेन टर्मिनेशन मेथड दिया था। यही हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी भी किया है। थैंक यू।